हेलो मेरे फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जिन जिन बच्चों का पेपर क्लोज आ रहा है 21 तारीख को, 21 जून वाले बच्चे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो लेके आई हूँ मैं आपके लिए। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अर्ली मॉडर्न यूरोप टू, इन क्वेश्चंस को भैया एनालाइज करने के बाद लेके आया गया है। सफिशिएंट क्वेश्चंस है जो कि आपके पेपर में आने के 100% चांसेस है, उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आप पेपर को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं। परिवार एवं विवाह व्यवस्था पर प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में होने वाले सामाजिक परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। यानी आपने अभी तक किसके बारे में पढ़ा? यूरोप के बारे में पढ़ा। इसमें क्या पढ़ा था आपने देखा था मध्यकाल को अंधकार का युग कहा गया था। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको बताने की परिवार एवं विवाह की व्यवस्था किस प्रकार की थी। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, यानी प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में होने वाले सामाजिक परिवर्तन, चेंजेस यानी सोशल चेंजेस क्या हो रहे, इसके बारे में आपको बताना है। या तो क्वेश्चन यही घुमा के इस प्रकार से आ सकता है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में परिवार एवं विवाह की संस्थाओं में आए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। जैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। स्टार्टिंग में अगर बात की जाए यूरोप में, जब यूरोप में आप देखो क्या था, प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के अंदर विवाह के पैटर्न में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। शुरुआत में विवाह जो होता था कैसे होता था, बिना वर और वधू यानी बिना लड़के और लड़की को बताए परिवार वाले एक दूसरे संबंध को स्थापित कर विवाह कर देते थे, जिससे कि उन दोनों की आपस में बनती नहीं थी और सही तरीके से वो जीवन निर्वाह नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए प्रारंभिक आधुनिक युग में जब परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं तो ऐसी कंडीशन में लोग में क्या हो रहा है, ज्ञान का उदय होना शुरू होता है। लोगों के द्वारा ये सोचना आरंभ किया जाता है कि अगर हमें किसी इंसान के साथ पूरी जिंदगी को बिताना है तो उस इंसान के व्यक्तित्व के बारे में, उसके गुण के बारे में पता होना भी आवश्यक है। तो इसीलिए अभी क्या है कि जो आयु है उसे बढ़ा दिया जाता है, यानी औसत आयु को बढ़ा के, ताकि जो वर और वधू है, जो लड़का और लड़की है, वो इतने समझदार हो सके और एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर सके जिसके साथ वो अपने जीवन को बिता सके सुखमय तरीके से। तो आप देखो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में आप देखो 1550 से 1780 तक परिवार में, अगर विवाह जो है परिवार में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यानी समाज में अगर आप देखोगे पहले परिवार कैसे रहते थे, यानी पूरी की पूरी ज्वाइंट फैमिली होती थी, दादा दादी यानी पूरा का पूरा परिवार का रहना। परंतु अब आप देखो क्या है कि एकल परिवार, आप देखोगे न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम है, यानी यूरोप में न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम आता है, एकल परिवार जिसमें क्या होता है माता पिता रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं। तो ये परिवर्तन पहला परिवर्तन। दूसरा, विवाह में परिवर्तन देखने के लिए मिला आपको कि यह समय यूरोपीय विवाह पैटर्न के उदय का सकारात्मक दौर था। इसमें क्या है, सकारात्मक, काफी अच्छा चेंजेस हो रहे हैं। जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें परिवर्तन क्या है कि विवाह के लिए एक सही पैटर्न का उपयोग किया जा रहा है, सकारात्मक कदम को उठाया जा रहा है। इस अवधि में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को उत्पन्न किया गया। परिवर्तन ने यूरोप में सामाजिक संरचना को एक नई दिशा दी। इसी प्रकार से यह प्रणाली प्रेरित की गई। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सामाजिक परिवर्तन विवाह पर व्यवस्थित प्रभाव, यानी इसमें क्या हुआ कि औसत आयु को बढ़ा दिया गया। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने ब्रह्मचर्या को अपना लिया। मन में प्रश्न आया, मैं ब्रह्मचर्या क्यों अपना ली? तो इसलिए अपना लिया क्योंकि इनका मानना था कुछ लड़कियों का कि हम गरीब परिवार के हैं, अगर हम किसी अमीर परिवार के लड़के के साथ विवाह करते हैं तो वो हमारी कदर नहीं करेगा, वो हमें सही इज्जत नहीं देगा। तो वो सोचती थी कि बस ये जो विवाह है वो अमीर लोगों तक ही सीमित है, गरीब लोगों का विवाह हो ही नहीं सकता। इसीलिए कुछ महिलाओं तथा पुरुषों के द्वारा ब्रह्मचर्या के नियम को अपना लिया गया था। और इसमें क्या आप देखोगे कि अब जो लड़के और लड़कियां हैं, यानी आप देखोगे इसके अंदर जो विवाह का तरीका है, इसमें लड़का और लड़की दोनों ही पढ़े लिखे होना आवश्यक था, दोनों का एक दूसरे को समझना आवश्यक था, दोनों का एक दूसरे के व्यक्तित्व को जानना आवश्यक था। ये देखने के लिए मिलेगा, यानी चर्च के दबदबे में कमी देखने के लिए मिलती है, वर्चस्व में कमी देखने के लिए मिलती है। लोगों का क्या हो रहा है, प्रबोधन हो रहा है, लोगों के द्वारा ज्ञान का उपयोग करना आरंभ कर दिया
गया। इसमें देखोगे कि विवाह की संरचना किस प्रकार की थी। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में विवाह संस्कृति के परिवर्तन ने जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डाला। इसमें जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप का दौर आता है, आप देखो मॉडर्न पीरियड देखने के लिए मिल रहा है। इसमें जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, जनसंख्या पर गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। इस दौरान शादी की औसत आयु को बढ़ा दिया गया, यानी आप देखोगे जो एज है उसे क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। और इसके कारण ब्रह्मचर्या महिलाओं ने अविवाहित रहने के लिए व्यवस्थित रूप से अधिकांश अविवाहित रहना लोगों की जनसंख्या में वृद्धि, यानी बता रखा है कि आधुनिक प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के आगमन में कई सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, यानी अच्छे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते हैं सोसाइटी पर, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। इसी को सकारात्मक परिवर्तन कहा जाता है। तो कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्हें लगा कि उनके पास इतना धन नहीं है जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छे से संचालित कर पाएंगी और उन्हें सही रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी, इक्वल राइट नहीं मिल पाएगा। इसी के वजह से कुछ महिलाओं के द्वारा ब्रह्मचर्या को अपना लिया गया था। अब चर्च की भूमिका क्या है, आप रोल को देखोगे, चर्च का क्या रोल है ये देखोगे। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में विवाह के नियमों को निर्धारित करने में चर्च की महत्वपूर्ण भूमिका थी, यानी जो विवाह की जो मैरिज रूल्स हैं उसमें किसका सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हमें चर्च का देखने के लिए मिलता है। चर्च ने इस विचार को क्या किया, बढ़ावा दिया कि विवाह एक ऐसा संबंध होना चाहिए, एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए जिसमें दोनों लोग स्वतंत्र है, दोनों को फ्रीडम अपनी बातों को प्रस्तुत करने की, इसमें कोई एक व्यक्ति दब के ना रहे, यानी अपनी बातों को स्वतंत्र तरीके से प्रस्तुत कर सके, किसी प्रकार का मतभेद ना हो, तभी विवाह एक उचित विवाह कहलाता है। अपनी स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को स्वीकार करना, स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को प्रस्तुत करना, उसकी बातों को सामने रखना और उसकी बात, उसके पॉइंट ऑफ व्यूज को और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को रखना, यही एक अच्छा स्वतंत्र विवाह होता है। किसका मानना है, चर्च की भूमिका है जिसके द्वारा विवाह के नियमों का वर्णन किया गया है। आर्थिक स्थिति, अब बात करेंगे आर्थिक स्थिति की बात कैसे आती है फाइनेंशियल तौर पर। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में विवाह के तरीकों को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका हुई, यानी जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप है उसमें विवाह के तरीकों को बदला, किस प्रकार से बदला गया। इस दौरान वेतन में वृद्धि और शहरों में विकास। अब लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, यानी वैज्ञानिक क्रांति आ चुकी है। अब वैज्ञानिक क्रांति आ चुकी है यानी लोगों ने एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। अगर एजुकेशन प्रमोट होगी तो आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो देश का विकास होगा, अगर देश का विकास होगा लोगों के पास अच्छे क्या पैसे आएंगे, अच्छा वेतन आएगा, अगर अच्छा वेतन आएगा तो वो अपनी आर्थिक स्थिति को सही तरीके से संचालित कर पाएंगे, चला पाएंगे और उनके वेतन में वृद्धि होती है और शिक्षा को प्रमोट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए अब क्या सही तरीके से एक सही वर का, एक सही कन्या का चयन करना आरंभ कर दिया गया। जो पहले की रूढ़ता थी, रूढ़ता यानी बुराइयां थी, शुरुआत में अगर बात करोगे आप, अगर अपने पेरेंट्स से पूछते हो, जैसे मेरे पेरेंट्स की बात की जाए तो उन्हें नहीं बताया गया था कि उनका विवाह किस व्यक्ति से हो रहा है, यहाँ तक कि फोटो भी नहीं दिखाई गई थी। तो यानी पहले ये प्रचलन था कि माता पिता क्या करेंगे, लड़की के परिवार वाले और लड़की के परिवार वाले रिश्ते को कायम कर देंगे, संबंध को स्थापित कर देंगे और विवाह के समय वो एक दूसरे को देख पाएंगे और वो मना भी नहीं कर सकते। परंतु इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ और यूरोप में इसी को प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में सकारात्मक परिवर्तन का नाम दिया जाता है। इसके अलावा आर्थिक परिवर्तन, शादी के फैसले में वित्तीय सुरक्षा आर्थिक महत्वपूर्ण हो गई, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से स्थिति पाना कठिन हो गया और लोग देर से शादी करने लग गए। अब लोगों के मन में यह आ गया है कि मुझे अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है, मुझे कोई पोस्ट चाहिए, मुझे कोई पोजीशन चाहिए। स्टार्टिंग में क्या था कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग गए, वित्त का सोर्स आ गया, शादी कर दो, और सही से वो परिवार नहीं चला पा रहे थे। नकारात्मक कदम था जिसके वजह से सही तरीके से अपने दाम्पत्य जीवन को जी नहीं पा रहे थे, विवाह के जीवन को जी नहीं पाते। परंतु अब लोगों के द्वारा क्या किया गया, अब लोगों ने सोचा कि अब हमें
अच्छा रोजगार चाहिए। जब अच्छा काम मिल जाएगा, उसके बाद जब अच्छा पैसा आएगा, अच्छा वेतन आएगा, तब परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर पाएंगे, सभी सुख सुविधाएं दे पाएंगे, तभी हम विवाह करेंगे। और कुछ लोगों का ये सपना सपना ही रह गया और उनका विवाह ही नहीं हुआ। आपने देखो कभी कभी शादी भी नहीं करते थे, यानी जब तक उन्हें पोस्ट नहीं मिलता तक उन्होंने क्या नहीं की, शादी ही नहीं की। और कुछ लोगों की शादी होती थी परंतु देर से होती थी। अब बात करेंगे हम एकल परिवार की। मन में प्रश्न आया मैम ये एकल परिवार क्या होता है। अब देखिए अगर बात की जाए पुराने टाइम में, या फिर आप लोग कभी गांव गए हो, या फिर आपके परिवार में हो सकता है कि ज्वाइंट फैमिली हो। ज्वाइंट फैमिली में आपके दादाजी दादी जी, आपके परिवार के कई सारे चाचा मामा, यानी कई सारे लोग एक साथ रहते हैं, तो वो क्या है आपकी, आप देखोगे ये ज्वाइंट फैमिली है। बट अब बात हम किसकी कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली मीन्स टू से हम इसमें बात कर रहे हैं कि एकल परिवार क्या होता है। यूरोप में पहले यानी स्टार्टिंग की जो पीढ़ियां थी, पिछले एंशिएंट टाइम की बात की जाए, मध्यकाल की बात की जाए, अंधकार के युग की बात की जाए, उस टाइम सब लोग एक साथ रहा करते थे। यानी परिवार के यानी खानदान के जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिश्तेदार एक साथ रहा करते थे। परंतु अब उनका रहना मुश्किल हो गया है, दुर्भर हो गया है, एक दूसरे के साथ वो रह नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या आता है, एकल परिवार। अब एकल परिवार मीन्स से न्यूक्लियर फैमिली आ जाती है, जिसमें क्या होता है कि माता पिता होते हैं। कौन होते हैं, माता पिता, और उनके क्या होते हैं, बच्चे। बस इतना ही परिवार होता है इसमें। यानी एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। इसे ज्यादा बढ़ावा दिया गया, कहां बढ़ावा दिया गया है, यूरोप में। कहां बढ़ावा दिया गया है, यूरोप में बढ़ावा दिया गया। कब बढ़ावा दिया गया, प्रारंभिक आधुनिक काल में। कब दिया गया है, प्रारंभिक आधुनिक काल में इसे बढ़ावा दिया गया था। और ये टाइम पीरियड कब से कब तक का माना जाता है, 17वीं से 18वीं शताब्दी तक का माना जाता है। तो आपको समझ आया एकल परिवार क्या है। अब लैंगिक समानता देखने के लिए मिलेगी। यानी शुरुआत में जब हमने बात की थी, जिस बच्चे ने हमारी वीडियोस को कंटिन्यू देखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को, उसे पता होगा कि नारियों की स्थिति की व्यवस्था की बात की गई थी, जो आपका 4th क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके जल्दी से वीडियो को देखे, और वीडियो को तक लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार चैनल पर आए हैं। अगर बात की जाए, किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसमें देख रहे हैं चीजों को कि स्टार्टिंग में लोग कैसे रह रहे हैं, एक साथ, परंतु अब परिवर्तन आ रहा है। अब लोगों में कहीं ना कहीं अब लोगों के द्वारा इक्वालिटी की मांग की गई। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता की मांग की जा रही है। किसके द्वारा, लैंगिक तौर पर। किसके तौर पे, यानी कि जो स्त्री हैं और जो पुरुष हैं, उन दोनों को समान मानना। क्या मानना, समान मानना। महिलाओं को पहले शुरुआत में सिर्फ घर के कार्य तक ही सीमित रखा गया था, बच्चों की देखभाल तक सीमित रखा गया था, परिवार के लोगों की कदर तक सीमित रखा गया था, घर के कार्य तक सीमित रखा गया था। महिलाओं को अपने विचारों को रखने का क्या नहीं था, हक नहीं था, बोल सकते हो राइट नहीं था, अधिकार नहीं था। परंतु अब क्या होता है, अब हमें देखने को मिलता है जो सामान्य वर्ग की महिलाएं थी, यानी मिडिल क्लास फैमिली की जो महिलाएं थी, इनके द्वारा परिवार के साथ इन्होंने बाहर कार्य करना आरंभ कर दिया। यानी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करना आरंभ कर दिया। इनके द्वारा समानता की मांग की गई, इनके द्वारा रिस्पेक्ट की मांग की गई। इसी को लैंगिक समानता कहा जाता है। अब देखिए आपको ये समझ आया। अगर बात की निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष में क्या समझ आया आपको कि सबसे एक अच्छा कदम ये देखने के लिए मिलता है कि यूरोप में प्रारंभिक आधुनिक काल में सकारात्मक परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें वैज्ञानिक क्रांति देखने के लिए मिलता है, ज्ञान उदय देखने के लिए मिलता है, और इसी प्रकार से नारी यानी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, और महिलाओं के द्वारा इक्वालिटी की मांग की जाती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।